आर्टिफिशियल वेरिएबल पर डिपेंड कुछ और भी प्रॉब्लम कराएंगे आपको। आर्टिफिशियल वेरिएबल पर डिपेंड एक और प्रॉब्लम आपके लिए सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मेथड सेम रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 को सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी ये यूनिट यानी सॉरी ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये 4th यूनिट है ना, आज 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो 5th यूनिट स्टार्ट कर देंगे आपकी, आज ही स्टार्ट कर देंगे। और ये यूनिट क्या है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आपका बेस जो होता है सिंप्लेक्स वाला ये इसमें कवर हो जाता है। तो इसमें जो सिंप्लेक्स विधि है इसके लिए ये कंडीशन दे रखी है एग्जाम्पल 6 में कि मिनिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। प्रतिबंध दे रखा है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 4, x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल 7 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अभी क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मानक रूप में। मानक रूप में बदलने पर वी चेंज दिस एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप देखोगे इसमें ये जो मैक्सिमाइज है इसको सॉरी मिनिमाइज है इसको मैक्सिमाइज में चेंज करते हैं। जेड डैश लिखा, मैक्सिमाइज में चेंज करोगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -x1 -x2। और ये जो कांस्टेंट दे रखे हैं 2x1, ये क्या है कि जो कांस्टेंट दे रखे हैं ना ये इक्वेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ जो 2x1 प्लस x2 है और ये जो x1 प्लस 7x2 है ये इक्वल होगा। लेकिन ये इक्वल कब होगा, जब इसमें से कुछ माइनस हो जाए। तो मान लीजिए -x3, ये भी इक्वल कब होगा, इसमें से भी कुछ माइनस हो जाए -x4। तो ये है इक्वल में 4 7, यहाँ 0x3 प्लस 0x4 लिख सकते हैं हम, 0x3 0x4 लिख सकते हैं। और इसमें x1 x2 x3 x4 जितनी भी वैल्यू है ये सभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। आप देखोगे यहाँ कोई भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही है, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही, यानी इकाई मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं बनी इसमें। आप देखोगे 2 1 है, 1 7 है, -1 0 -1 0 0 -1 है। जबकि यूनिट मैट्रिक्स में तो 1 0 0 1 होता है, लेकिन अपने पास तो -1 0 -1 है। इसका मतलब यहाँ इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही है। उस इकाई मैट्रिक्स को बनाने के लिए कल भी बताया था आपको कि अगर किसी भी एलपीपी में इकाई मैट्रिक्स ना बन रही हो और इक्वेशन है वो इक्वल में हो गई, यानी न्यूनता पूरक चर और आधे के पूरक चर जोड़ने के बाद भी इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही हो, तो उस कंडीशन में उसमें क्या करते हैं हम कि एक कृत्रिम चर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, कृत्रिम चर। उस कृत्रिम चर को आप स्वेच्छा से जोड़ देते हैं जिसके संगत कॉस्ट -m देते हैं। लेकिन 3 4 जोड़ा इसके लिए कॉस्ट क्या दी जाएगी, 0 0। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें कृत्रिम चर को इन्वॉल्व करोगे, कृत्रिम चर सम्मिलित करने पर जैसे ही आप कृत्रिम चर सम्मिलित करोगे मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू -x1 -x2 0x3 0x4। ये है अपना इसके बाद में प्रतिबंध 2x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस 0x4। फिर आइए x1 प्लस 7x2 प्लस 0x3 माइनस x4। कृत्रिम चर इसमें जोड़ोगे 4 7 है ना, जोड़ोगे तो इसमें मान लीजिए x5 जोड़ दिया और इधर क्या है x6 जोड़ दिया, ये बना 0x5 0x6। इसके बाद में जो x1 x2 हैं
ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप देखोगे इसमें जो मैट्रिक्स ए बना, मैट्रिक्स जो ए बना हुआ है वो है अपने पास 2 1 1 7, 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 0 1, ये बना हुआ है। ओके, तो इसमें स्मॉल बी है, उसकी वैल्यू 47 है, स्मॉल बी की वैल्यू 47 है। एक और बात, आपको जो यहाँ बताया ना हमने x5 x6 जो कि कृत्रिम चर हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, x5 x6, तो इनके संगत यहाँ कॉस्ट देनी होगी आपको m, कितनी m, तो ये m x5 माइनस m x6। लेकिन यहाँ जो mx5 mx6 लिखे हैं, इसमें जो m होता है वो एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर उसमें से m माइनस हो जाए, यानी m क्या है, m बहुत बड़ी संख्या है, तो माइनस m क्या होगी, फिर बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अब आप समझोगे इसमें कि जो प्रथम सिंप्लेक्स सारणी होगी उसके लिए प्रारंभिक आधार की जरूरत पड़ती है, प्रारंभिक आधार, जिसको b कहें। b इज इक्वल टू, यहाँ देखोगे ये स्तंभ सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, तो 5 और 6 क्या है, अल्फा 5 और जो अल्फा 6 है ना, इनसे इकाई मैट्रिक्स बनाए तो ये क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक आधार हो जाएंगे। अब आप इसको प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, अगर इसकी पहली जो टेबल है उसको तैयार करेंगे, सी बी बी एक्स बी बी सी जे जेड जे माइनस सी जे, यहाँ y1 y2 y3 y4 y5 y6, और ये थीटा। ऊपर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है अपने पास -1 0 0 -m -1 0 0 -m, और जो b है, b का मान वो है, b की वैल्यू प्रारंभिक आधार में जो b है ना, अल्फा 5 अल्फा 6, तो यहाँ बनेगी x5 x6, और अल्फा 5 अल्फा 6 है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो 5 6 के लिए जो कॉस्ट है ना वो -m है, -m। बी की जो वैल्यू रहेगी ना, स्मॉल बी की वैल्यू वो है आपके पास 47, और ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है ना, ये मैट्रिक्स है अपने पास 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 0 1। ओके, अब आप इसको जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू निकाली है, जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू निकाली जाएगी वो बनेगी -m -2m, तो माइनस का 3m आया, -3m। इसमें से -1 को घटाओगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, फिर ये बनेगा -7m -1m, तो माइनस का 8m, -8m में से इस 1 को घटाओगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये बना 0, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस m में से 0 घटाया तो ये m आ जाएगा, ये बनेगा फिर प्लस m, और ये 0, इस 0 को घटाएंगे तो ये बना प्लस m, यहाँ 0, यहाँ -m में से -m घटाओगे तो 0 0 बचेंगे। ओके, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं यहाँ तक, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। बताया भी करो कुछ, कितने स्टूडेंट हो।
ठीक है। अब आप देखोगे इसकी सेकंड टेबल, यानी इसमें जो प्रवेशी सदिश होगा वो देखेंगे कौन सा है, -1, यानी बाई वन है ना, -3m+1, इससे छोटा ये है -8m+1, तो प्रवेशी सदिश हो जाएगा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग α2। तो आप यहाँ लिख सकते हो शॉर्ट में Zj - Cj नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, तब इष्टतम हल विद्यमान नहीं, अतः प्रवेशी सदिश आप देखेंगे इसमें प्रवेशी सदिश बना α2, इसके ऊपर जो प्रवेशी सदिश है α2। अब हम बात करेंगे अपगामी की, तो थीटा निकालेंगे, 7 का भाग 7 में दिया 1 आया, 1 का भाग 4 में दिया 4 आया, तो अपगामी सदिश यह बनेगा 1 के सामने α6, तथा अपगामी सदिश बराबर α6 आप डिटेल में लिख सकते हैं। अब देखो द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी बनाएंगे, दूसरी जो सिंप्लेक्स टेबल होगी, CBB XBB CJ, यहाँ बनेगा y1 y2 y3 y4 y5 y6, कॉस्ट है -1 0 0 -m। देखिए आप यहाँ समझेंगे α6 अपगामी सदस्य है, α6 क्या है, अपगामी सदस्य है, α2 प्रवेशी है, तो α6 के लिए यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। ओके, α6 के लिए यहाँ कोई भी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी कैलकुलेशन, तो इसको छोड़ दिया हमने। अब देखोगे आप प्रवेशी कौन सा है, α2 है, अपगामी α6 है, तो 6 वाले की जगह α2 आएगा और ये x2 बनेगा। α2 के लिए जो कॉस्ट है वो -1 है, तो यहाँ -1 लिखेंगे, और α6 के लिए -m α5 x5। अब आप जो मुख्य अवयव बनेगा ना, ये 7 का अंक, इस 7 का भाग लगाओगे, तो 7 का भाग 7 में दिया एक बार, 1 में देंगे तो 1/7 आएगा, 7 में देंगे 1 आएगा, 0 आएगा, -1/7 आएगा और फिर 0 आएगा। ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ हमें 1 बनाना, जीरो, देखो यहाँ इसके ऊपर 0 बनाना है ना, आपको बताया जिस पंक्ति में 0 बनाना है उस पंक्ति में से जहाँ 1 बनाया उसको माइनस कर दो। आप देखेंगे ये 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा, तो 4 में से 1 घटाओ 3 बचा, 2 में से 1/7 घटाएंगे तो 7 गुणा 2 14, 14 -1 करोगे तो 13/7 आएगा। ये 1 में से 1 0, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1, 0 में से 1/7 घटाएंगे तो प्लस का 1/7, 1 में से ये 0 घटाएंगे तो 1। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स, कुछ रिप्लाई भी किया करो। 36 स्टूडेंट हैं, अगर डाउट्स नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तो रिप्लाई किया करो, जिससे हमें पता लगे कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अब आप देखोगे इसमें Zj - Cj की वैल्यू निकालेंगे। Zj - Cj की अगर हम वैल्यू निकालें तो Zj - Cj की वैल्यू 1/7 का गुणा -1 से करेंगे तो -1/7 आया, और माइनस का यहाँ करोगे तो माइनस का 13m/7, इसमें से भी -1 को घटाओगे तो +1 बनेगा। आप देखेंगे ये -1 -13 -14/7 आएगा, -14/7 का मतलब है -2m+1, कितना रहा ये -2m+1। इसी के साथ 1 का गुणा -1 से किया तो -1 आया, ये 0 आया, इस -1 में से ऊपर वाला -1 कम करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 बना, ये +m होगा, यहाँ करेंगे तो +m में से 0 घटाया तो m बचा,
इसका करेंगे तो प्लस का 1/7, और यहाँ करेंगे तो माइनस का m/7, यानी -1/7m प्लस 1/7। और यहाँ करोगे जीरो, इसका किया तो -m में से -m गया तो जीरो बचा। ओके, अब आप देखोगे ये टर्म छोटी है, तो छोटी है तो प्रवेशी सदिश और अपगामी सदिश के बारे में बात करेंगे हम। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, स्क्रीनशॉट लो सभी। अब आप देखोगे इसमें इसकी जो थर्ड टेबल होगी ना उसके बारे में बात करेंगे हम। इसकी जो थर्ड टेबल होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तृतीय सिंप्लेक्स सारणी। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ टेबल तैयार कर रहे हैं। सी बी, बी, एक्स बी, बी, सी जे, y1, y2, y3, y4, y5, y6। आप देखोगे यहाँ कि जो प्रवेशी सदिश है ना, यहाँ जो प्रवेशी सदस्य है इसके ऊपर y1 तो अल्फा 1 प्रवेशी बनेगा। और अपगामी की बात करें हम, अपगामी सदिश, तो आप 1/7 का 1 में भाग दोगे ना तो 7 आएगा। 13/7 में 3 में 13/7 का भाग दोगे तो 21/13 आएगा। 21/13, तो आपको पता है 7 से छोटा होता है 21/13। तो 21/13 के सामने देखो अल्फा 5, इसके सामने अल्फा 5, तो अपगामी सदिश हो जाएगा अल्फा 5। तो यहाँ देखोगे जो अल्फा 5 है इसकी जगह आएगा अल्फा 1, तो ये हो जाएगा x1। और अल्फा 1 की जो कॉस्ट थी ना, अल्फा 1 की जो कॉस्ट थी वो है -1, तो यहाँ -1 रखेंगे। और ये जो -1 अल्फा 2 x2 है उसको यूँ ही लिख देंगे, -1 अल्फा 2 x2 है इसको यूँ ही लिखेंगे। यहाँ बनेगा जेड जे माइनस सी जे, यहाँ बनेगा जेड जे माइनस सी जे। अब आप देखोगे इसमें जो मुख्य अवयव है ना, मुख्य अवयव रहेगा ये 13/7, इसके ऊपर 13/7 का भाग दोगे, या फिर देखो 13/7 है ना, या एक बनाना है तो 7/13 से गुणा कर दो पूरे में। और एक और बात, अभी अल्फा 5 निकला ना, ये अल्फा 5 तो ये निकल गया, तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे। यानी कृत्रिम चर के बारे में बात करते हैं, अगर कृत्रिम चर हट जाए तो उसकी कैलकुलेशन को नहीं करते हैं सॉल्व। अब देखिए आप, जैसा कि आपको बताया 7/13 का गुणा करोगे तो 21/13 आएगा। यहाँ 21/13, सर यहाँ बनेगा 1, यहाँ 0 माइनस का 21/13, सॉरी माइनस का माइनस स्टॉप। हाँ, चेक करेंगे इस कैलकुलेशन को एक बार दोबारा से। -1/7, और ये बना -13m/7, ठीक है। ये तो रहा -13m/7, 13m/7 तो ये रहा। और इसको सॉल्व करेंगे तो -1/7,
और -1/7, और ये फिर घटाओगे ना, घटाओगे तो +1 होगा। 1 - 1/7 जो कि बनेगा 6/7, यहाँ आ जाएगा 6/7। ओके, अब देखोगे -13/7 क्या है, ये छोटा होगा, बाकी की प्रोसेसिंग सब यही रहेगी। अब देखो इसमें ये जो कि हम इसमें 7/13 से गुणा किया, यहाँ 0 आया, यहाँ करेंगे तो -7/13 आया, यहाँ करेंगे तो 7/13 का गुणा करें, 7/13 7 कटेगा, 1/13 बचेगा, 1/13। और अब देखो यहाँ हमें 0 बनाना है, तो जिस जगह 0 बनाना है, जिस जगह 0 बनाना है उस पंक्ति को लिख लो पहले, 1/7, 1 0 -1/7। और ये दे रखा है, जो 1 बनाया वो था 21/13, और फिर ये 1 और ये 0 और ये माइनस का 7/13, 1/13 ये बना। अब आप देखो, आपको इसमें यहाँ 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए 1/7 से गुणा करो और घटाते जाओ, घटाओगे 7 से 3/13 आएगा, 1 में से घटाओगे 3/13, यानी 1 - 3/13 करोगे ना तो 10/13 बना, 10/13, यहाँ 0 आया, यहाँ बनेगा 1, यहाँ करोगे 7 कटेगा, -1/13 घटाओगे तो प्लस का 1/13 बचा, यहाँ करोगे आप तो -1/7 में से घटाना है इसका गुणा करते हुए, यानी 1/7 गुणा 13, तो 13, 1/7 कॉमन माइनस का, तो ये 1 + 1/13 बना। सॉल्व करेंगे तो 14/13 आएगा, 14/13, और माइनस का है ये 7 गुणा, सॉरी 1/7, 7 से 14 दो बार, तो माइनस का 2/13 बना, -2/13। तो ये कैलकुलेशन बनी आपकी 10/13। फिर है ये 0 1, 0 1, 1/13 -2/13। अब आप इसका ZJ-CJ निकालो, तो ये 0, ये -1, माइनस में से -1 घटाएंगे तो 0, ये -1, ये 0, -1 में से -1 घटाओगे तो 0, ये -1/13, और ये बना माइनस माइनस प्लस 7/13। सॉल्व करोगे तो 6/13 आया ना, यहाँ करोगे तो प्लस का 2/13 और माइनस का 1/13, तो ये बन जाएगा फिर यहाँ 1/13। अच्छा, अब देखो ZJ-CJ क्या रही, सभी >= 0। अब इसका हल, x1 की वैल्यू 21/13, x1 की वैल्यू कितनी है 21/13, और जो x2 की वैल्यू है वो है अपने पास 10/13, 10/13, तथा मिनिमम जो z था, मिनिमम z उसकी वैल्यू थी अपने पास x1 + x2, जो कि 21/13 + 10/13, दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा 31/13। ये इसका सॉल्यूशन रहा। बोलिए, अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कैलकुलेशन में बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी और प्रॉब्लम हो तो। ये इसका सॉल्यूशन रहा, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास दोबारा से ज्वाइन करेंगे आप।